हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज के लेक्चर में बेटा मैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट हुए प्री बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करा रही हूँ। इसका एक तो बेनिफिट क्या होगा कि इस तरह के अगर आप 2-4 प्री बोर्ड या सैम्पल पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपकी फाइनल पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और जैसे कि अभी हमारा बहुत कम टाइम रह गया फाइनल पेपर के लिए, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पैटर्न भी पता लगता है और सब पूरे सिलेबस की हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। देखिए पीडीएफ जो मेरे पास आई थी वो एक्चुअल में थोड़ी साफ़ नहीं है, तो मैंने एक साफ़ पीडीएफ भी आपके लिए अरेंज कर दी है। तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ देख सकते हो। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस मैंने यहाँ साथ के साथ नोट कर दिए हैं, तो आप वहाँ से भी इन्हें देख सकते हो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, सबसे पहले मैं आपको पार्ट 2 करा रही हूँ विच कंटेन्स 40 क्वेश्चंस 1 मार्क क्वेश्चन। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस सीकेंट इनवर्स -2 इज इक्वल टू। तो ये एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि 1 मार्क के क्वेश्चन है, तो आपको एक्सप्लेनेशन नहीं करनी है। आपने जितनी जल्दी हो सके सिर्फ आंसर ढूंढना है समहाउ, जैसे भी आप टेक्निक लगाते हैं। तो मिनिमम सॉल्यूशन फास्टेस्ट आंसर। क्लियर। टेंजेंट इनवर्स √3, टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू जो √3 होती है वो कितने पर होती है, 60 डिग्री पर। तो ये तो आ जाएगा π/3, माइनस में ये बच जाता है सीकेंट इनवर्स -2। एक तो इसके लिए आपको इनवर्स फंक्शंस की प्रिंसिपल ब्रांच पता होनी चाहिए। तो इसको मैंने मान लिया कि दिस इज अल्फा, तो ये हो जाएगा बेटा सीकेंट अल्फा इज इक्वल टू -2। सीकेंट की वैल्यू -2 कितने डिग्री पर होती है याद नहीं है, कॉस को याद करो। कॉस की वैल्यू 1/2 कितने डिग्री पर होती है, 60 पर। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होता है, तो सीकेंट की वैल्यू भी 60 डिग्री पर होगी। अब यहाँ आपने ये ध्यान रखना है कि सीकेंट फंक्शन की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या है। तो ये देखिए मैंने आपको यहाँ पर सभी फंक्शंस की प्रिंसिपल ब्रांच मैंने यहाँ पर लिख दी है। आप इसको 1 मिनट के लिए पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। छोटे छोटे नोट्स आप बनाएं, अब सभी फॉर्मूलाज एक जगह नोट करें। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 to π/2। कॉस इनवर्स एक्स की है 0 to π। टेंजेंट इनवर्स एक्स की भी सेम साइन वाली है लेकिन विद ओपन इंटरवल है। कोटेंजेंट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच कॉस वाली ही है, ये कॉस है लेकिन 0 to π ओपन है। सीकेंट इनवर्स की ब्रांच कॉस इनवर्स वाली होगी 0 to π क्लोज्ड, लेकिन π/2 नहीं होगा क्योंकि π/2 पर जो है हमारा कॉस 0 होता है। तो जो सीकेंट है वो हमारा 1/0 यानी अनडिफाइंड यानी इन्फिनिटी हो जाता है। तो सीकेंट की वैल्यू सिर्फ π/2 को छोड़कर सीकेंट इनवर्स की ब्रांच भी कॉस इनवर्स वाली होगी, और कोसिकेंट इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी साइन इनवर्स वाली होगी एक्सेप्ट 0। ठीक है भाई। तो यहाँ अब आपने देखना है कि सीकेंट इनवर्स की वैल्यू 0 to π होनी चाहिए। तो यहाँ आपको मैं एक आइडेंटिटी और याद दिला दूँ, ये देखिए वो भी मैंने आपके लिए पहले से यहाँ लिख दी है। मैं फिर से लिखती हूँ कि सीकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा आपका होता है माइनस ऑफ सीकेंट थीटा। तो ये है माइनस ऑफ सीकेंट थीटा, तो इसे मैं कर देती हूँ सीकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा, यानी पाई माइनस π/3। ये वैल्यू पाई से कम हो गई, हमारी प्रिंसिपल ब्रांच में भी आ जाती है। तो सीकेंट अल्फा 3 1 जा 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा। सीकेंट 2π/3 बोथ साइड्स व्हेन वी विल कंपेयर इट विल बी 2π/3। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन पेपर हमें मिला था उसमें ये स्टेटमेंट रॉन्ग थी, तो मैंने इसको रेक्टिफाई करके यहाँ लिख दिया। वहाँ π/2 गिवन था जबकि इसका आंसर यहाँ -π/3 आएगा। तो ये जो वैल्यू थी सीकेंट इनवर्स -2 को मैंने अल्फा रखा, अल्फा का आंसर आ गया 2π/3। तो यहाँ हम रखेंगे 2π/3। जब आप 3 LCM लेंगे तो इट विल बी पाई -2π, तो ये हो जाएगा -π/3 और ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पर। टेंजेंट इनवर्स x/y माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस y/x+y इज इक्वल टू। यहाँ हम जो आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं पहले मैं वो मेंशन कर दूं। टेंजेंट इनवर्स अल्फा माइनस टेंजेंट इनवर्स बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स अल्फा माइनस बीटा बाय 1 प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर आपकी ये वैल्यू अल्फा है और ये कंप्लीट वैल्यू को आप एज बीटा यूज करोगे। टेंजेंट इनवर्स x/y माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस y/x+y। तो ध्यान देना, यहाँ फोकस करें, ये सिंगल हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स अल्फा माइनस बीटा यानी फर्स्ट एंगल माइनस ऑफ सेकेंड एंगल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट अल्फा बीटा की प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा x/y मल्टीप्लाइड बाय x माइनस y/x+y।
अब आपको यहाँ लेना पड़ेगा एलसीएम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। बट आप एक चीज़ पे ध्यान दें, न्यूमरेटर में y इंटू एक्स प्लस वाई, वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों का जो एलसीएम है वो सेम आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। तो अगर हम एलसीएम ना लिखें और आपकी कमांड है कि आप डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत ही बेटर है। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो मैं तो कर सकती हूँ बट आपका मुझे पता नहीं, क्योंकि अब आपने कितनी प्रैक्टिस की हुई है ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ जो एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई आएगा। चलो ये मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ फेयर में, बट देर इज नो नीड एट ऑल। y इंटू एक्स प्लस वाई, ऊपर वाला नीचे वाले को भूल जाओ, डिनोमिनेटर को भूल जाओ, हम केवल इसको सॉल्व कर रहे हैं। y से y कैंसिल हो गया, x को x प्लस वाई से मल्टीप्लाई करोगे इट विल बी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई, माइनस है बाहर, ध्यान देना, x प्लस वाई से x प्लस वाई कैंसिल, ये y बचता है। y को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे, अब मेरी बात पकड़ना, y को x से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का एक्स वाई आएगा, और y को y से करोगे वाई स्क्वेयर, और डबल माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस वाई स्क्वेयर। ये न्यूमरेटर आया। अब मैं जा रही हूँ डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर में भी सेम आपका एलसीएम आएगा y इंटू एक्स प्लस वाई। क्लियर? तो फिर देखिए ये पूरा एलसीएम सॉरी यहाँ 1 है, ये पूरा एलसीएम है तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा वाई एक्स या एक्स वाई प्लस ये अंदर जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस एलसीएम कैंसिल हो गया, एक्स इन दोनों से ये एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाता है, ऊपर एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, नीचे भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाता है, और ये बनता है टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर न्यूमरेटर में, और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डिनोमिनेटर में, दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, टेंजेंट इनवर्स 1 आएगा, और टेंजेंट की वैल्यू 1 कितने पर होती है, π/4 पर, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। और आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आते हैं, पसंद आते हैं, तो आपने सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना है। लेट आर बी और रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4, सेट है 1 2 3 4, रिलेशन है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 2 3 2। देन क्या है, 4 ऑप्शन है, साफ दिखाई दे रहा है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की हमने जांच करनी है, इसको चेक करना है। रिफ्लेक्सिव कब होता है, देखते हैं रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तीनों चीज़ों को आपने यहाँ पे लिख लेना, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। शॉर्ट में चलेंगे हम। रिफ्लेक्सिव तब होगा जब इसमें 1 1 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा, 4 4 मिलेगा। 2 2 मिल गया, 1 1 मिल गया, 4 4 मिल गया, 3 3 मिल गया, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, यानी रिफ्लेक्सिव वाला हमारा आंसर आएगा। नोट रिफ्लेक्सिव वाला हमारा आंसर नहीं है। क्लियर? सिमेट्रिक पे चलते हैं। सिमेट्रिक कब होता है, जब कोई एलिमेंट ए बी ऑलरेडी आर में है और उसका उल्टा रिवर्स बी ए भी आर में हो। तो ध्यान देना, शुरू से देखते हैं। 1 2 है यहाँ, है ना, तो 1 2 का उल्टा 1 का रिलेशन 2 से है, तो 2 का रिलेशन 1 से होना चाहिए, यानी 2 1 का पेयर इसके अंदर होना चाहिए, और इसके अंदर 2 1 का पेयर कहीं भी नहीं है। समझे मेरी बात को? 1 2 ये लिखना नहीं है, मैं जस्ट आपको समझा रही हूँ। 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 2 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। देखो अब सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस तो हो नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, सिमेट्रिक जब है नहीं तो ये भी कैंसिल हो गया, तो यही आ जाएगा। ट्रांजिटिव आप बेशक जांच मत करो। देखो थोड़ा हमें ऐसे हिट एंड ट्रायल से भी अपने क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि हिट एंड ट्रायल से भी आपको ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं कि देखो सबसे पहले मैंने रिफ्लेक्सिव चेक किया, मेरा रिफ्लेक्सिव आ गया, तो मेरा आंसर नोट रिफ्लेक्सिव वाला तो नहीं होगा, मैंने काट दिया भाई। इसके बाद मैंने सिमेट्रिक चेक किया तो सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब यहाँ ये कह रहा है कि सिमेट्रिक है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। जब कोई फंक्शन सिमेट्रिक नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं हो सकता, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, तो मेरा तो सिंगल आंसर ये बचता है, सिंगल आंसर ये बचता है। फिर भी आप ट्रांजिटिविटी को चेक कर लो। 1 का रिलेशन 2 से, 2 का 2 से, तो 1 का 2 से। ट्रांजिटिव कब होता है, ए बी से रिलेटेड हो, बी सी से रिलेटेड हो अगर, तो ए भी सी से रिलेटेड होना चाहिए फॉर एवरी पेयर ना। तो 1 3 3 3 तो 1 3 है, 1 3 3 2 तो 1 2 है, तो ये ट्रांजिटिव है। तो हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। मैंने क्लास 12th के चैप्टर वाइज MCQ बहुत सारे करवा रखे हैं, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के सारे MCQ करा रखे हैं, और बहुत डिटेल में मैंने इन क्वेश्चंस को बता रखा है कि कैसे आपने फटाफट इन्हें सॉल्व करना है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखो हमें एक फंक्शन दे रखा है R2R डिफाइंड एज
एफ एक्स इज इक्वल टू 3x। अब इसको 1 1 ऑन टू, 1 1 नॉट ऑन टू, मैनी 1 ऑन टू, नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, 1 1 और ऑन टू देखना है। तो ये बात मैंने कई बार बता रखी है कि अगर लीनियर फंक्शन है जिसकी पावर 1 है और वो रियल पे है तो वो 1 1 100% होगा, 1 1 100% होगा। करके भी देख सकते हो। हमारा तरीका क्या होता है कि एफ एक्स एक नंबर के है ना, इसलिए करके देखने की ज़रूरत होती नहीं है। तो आप यहाँ ट्रिक्स याद रखो। अब तो सिंपल, तो x1 x2 के बराबर आ गया तो फंक्शन 1 1 हो गया, यानी 1 1 तो है, एफ इज 1 1 एफ इज 1 1, यानी इन दोनों में से हमारा आंसर कोई है। मैनी 1 कह रहा है नहीं है, नाइदर 1 1 कह रहा है नहीं है, तो ये दो ऑप्शन तो कट गए भाई, 50-50 हो गया। अपना केबीसी में अमिताभ बच्चन जब 50-50 की चॉइस लेते हैं तो दो क्वेश्चन जो रोंग है वो काट देते हैं। अब इन दोनों में से एक हमारा बचता है। ऑन टू और चेक करना है। ऑन टू का क्या मतलब है कि अगर यहाँ कोई रियल नंबर है, यहाँ कोई रियल नंबर है, हर एलिमेंट की इमेज उसका तिगुना है, तो उसकी जो रिवर्स इमेज है वो भी हमारी इसी में होनी चाहिए, इसकी प्री इमेज भी इसी में होनी चाहिए, तो वो ऑलरेडी मिलेगी। हमने मान लिया कि यहाँ कोई एलिमेंट y है जिसकी प्री इमेज यहाँ पर x देखनी है या नहीं कि एफ एक्स किसके इक्वल है, y के। एफ एक्स का मतलब हो गया 3x इज इक्वल टू वाई, तो x क्या आ गया y/3। अब y तो ऑलरेडी रियल नंबर है और y को 3 से डिवाइड करोगे तो वो भी क्या आएगा, रियल। तो रियल नंबर की प्री इमेज रियल आ गई, तो ये फंक्शन ऑन टू भी होगा। एक बात आपने ध्यान रखना कि रियल टू रियल फंक्शन है और लीनियर है तो 1 1 ऑन टू मिलेगा, 1 1 ऑन टू मिलेगा। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ये आ जाएगा। क्लियर है भाई? आगे बढ़ूँ अब मैं। अब हम देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 5 फटाफट से। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट मिस्टेक है। इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी मिस्टेक्स है, तो वो जहाँ जहाँ मिस्टेक्स आएंगी आई विल टेल यू। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम आर टू आर बी डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू 2x if x is greater than 3, x square if x is lying between 1 to 3, 3x if x is strictly less than 1, then find f minus 1, f2 plus f3। ध्यान देना, हमने निकालना है f of minus 1 प्लस f of 2 प्लस f of 3। तो यहाँ एक मिस्टेक जो है वो मैं भी आपको बताती हूँ। f of minus 1 यानी f की वैल्यू -1 पर, -1 1 से छोटा है, तो हमने ये वाला फंक्शन लेना है, तो बन जाएगी वैल्यू 3 इंटू -1। f की वैल्यू 2 पर निकालनी है, 2 होता है 1 और 3 के बीच में, उसके लिए फंक्शन है हमारा x स्क्वेयर, वो हो जाएगा 2 स्क्वेयर। अब यहाँ f of 3 के लिए फंक्शन नहीं है, तो यहाँ मेरे हिसाब से या तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आना था या यहाँ पर आना था, तो मैं यहाँ लगा रही हूँ 3 के लिए ये फंक्शन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3, तो -3 प्लस 4 प्लस 6, 6 प्लस 4 10 -3 7, नन ऑफ दीज आ जाएगा। अगर इसको लगाते हो आप यहाँ पर 1 इज लेस देन x, ये देखना पड़ेगा स्टेटमेंट में आपको, 1 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो हमारा फंक्शन हो जाएगा x स्क्वेयर। इन दैट केस -3 प्लस 4 और 3 पे जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3 का स्क्वेयर, तो -3 प्लस 4 प्लस 9 और 4 13 में से 3 गए 10। इन दैट केस भी हमारा नन ऑफ दी जा रहा है, तो दिस वाज इनकम्प्लीट। इसको मैंने कंप्लीट करके आपको समझा दिया, लॉजिक समझना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है, देन ए बी यानी प्रोडक्ट हमने निकालनी है। दोनों 2/2 के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, 0 2 0 3। वैसे 0 आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि इसमें एक पूरा कॉलम 0 है, इसमें एक पूरी रो 0 है, तो ये अंडरस्टूड होता है। बाकी मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 0, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 को 3 से करो 0, 2 को 0 से करो 0, ये 0 और 0, तो हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा डी। अगर यहाँ कॉलम 0 है, यहाँ रो 0, तो 100% इनकी जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, 0 मैट्रिक्स आएगी। कोई भी डाउट है तो मैं देखो मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया हुआ है 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, आप उसको ज्वाइन करके अपने डाउट्स मुझसे एग्जाम तक वहाँ पर पर्सनली भी क्लियर करवा सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए इज ऑफ ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, ए का ऑर्डर 2/2 है, ए का डिटर्मिनेंट 3 है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2a। ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, इसके लिए आपको एक छोटा सा रिजल्ट याद रखना है कि k a का डिटर्मिनेंट होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a, और n होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो ये हो जाएगा 2 की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। n की जगह कितना आ जाएगा 2, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, तो 2 की पावर 2, और डिटर्मिनेंट कितना है 3, 4 इंटू 3 कितना आ जाएगा 12। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8,
द फंक्शन एफ एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मैं कह रही हूँ क्योंकि हम 1 मार्क की प्रैक्टिस करें, डेप्थ पे मैं नहीं जाऊंगी। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट। आपने एक बात का ध्यान रखना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे कभी भी कंटिन्यूस नहीं होते। क्यों नहीं होते? एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको 1 पे चेक करूं तो इसकी 1 की जो राइट लिमिट है उसके लिए इसकी लिमिट 1 आएगी, 1 की लेफ्ट लिमिट के लिए इसकी लिमिट 0 आएगी, तो लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल नहीं होंगी तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो ये आपने जस्ट याद रखना है कि दिस इज कॉन्टिन्यूस एट नॉन इंटीग्रल वैल्यूज ओनली। ये आपने ट्रिक याद रखनी है कि जो वैल्यू इंटीजर नहीं होती ये उन्हीं पे कंटिन्यूस होता है। सॉरी, अब आपको 4 पॉइंट गिवन है, 4 -2 1 एंड 1.5। तो इनमें से जो इंटीजर नहीं है, 4 भी इंटीजर है, -2 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 1.5 इंटीजर नहीं है, तो इस पर ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो y क्या हो गया? साइन ऑफ एक्स क्यूब, ओनली एक्स का क्यूब है। डेरिवेटिव लोगे तो साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव फिर से कर दीजिए तो कोस एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वेयर। आगे पीछे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3x स्क्वेयर कॉस एक्स क्यूब, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर। आपको एक कर्व गिवन है, उस पर हमें एक पॉइंट ढूंढना है वेयर द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 8। ध्यान से समझें, y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर एक कर्व है, वो पैराबोला बनेगा। एक्स स्क्वेयर टाइप के जो होते हैं, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू वाई टाइप में, वो पैराबोला होता है। हमें कुछ नहीं बनाना, कुछ भी नहीं बनाना, मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ। तो इसके किसी पॉइंट पर ये टेंजेंट है और इस टेंजेंट का जो स्लोप है वो 8 है, तो ये पॉइंट क्या होगा? दिस इज द क्वेश्चन। गॉट इट? कैसे करें? जब भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए, जो स्लोप होता है, कर्व की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वेयर, इसका जो डेरिवेटिव होता है dy/dx, ये हमेशा उस कर्व के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर स्लोप ऑफ टेंजेंट को दिखाता है। क्लियर? आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है। तो यहाँ हम क्या कर देते हैं, डिफ्रेंशिएशन कितनी आ गई? 4x। ये क्या है? अभी मैंने बताया ये स्लोप है और स्लोप कितना है? 8 है। इट मीन्स 4x किसके इक्वल हो गया? 8 के। x किसके इक्वल हो गया? 2 के। x 2 के इक्वल हो गया, यानी इस पॉइंट पर x अपना 2 है। y कैसे निकालें? इसमें पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, तो y हो जाएगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 2 जा 8। तो x 2 और y 8 वो पॉइंट है जहां पर इस टेंजेंट का स्लोप 8 है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ए बी, ये सी हमारा राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी एक ट्रिक पर बेस्ड है हमारा। इंटीग्रेट e टू पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस 1/x dx। यहाँ मैंने आपको बता रखा है कि अगर हमारे पास इस टाइप का कोई फंक्शन आता है इंटीग्रेशन में कि बाहर e की पावर x और अंदर दो फंक्शन की एडिशन है जिसमें एक फंक्शन है, एक उसका डेरिवेटिव है, तो इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन होती है e टू पावर x fx प्लस c। अब इन दोनों में लॉग x फंक्शन है और log x की डिफरेंशिएशन 1/x होती है। हम सबको पता है ये बात, हम सबको ये बात पता है। नहीं पता है तो आप पता कर लीजिए क्योंकि एग्जाम सिर पर आ चुके हैं। log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। तो ये फंक्शन हो गया और ये डेरिवेटिव हो गया। तो बिना पेन चलाए, ये तो मैं आपके लिए यहाँ पेन चला रही हूँ, बिना पेन चलाए इसकी डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगी e की पावर x इंटू फंक्शन यानी log x प्लस c, ऑप्शन नंबर बी। तो ये शॉर्टकट्स आपको याद रखने हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार आता है। -π to π x क्यूब कोस क्यूब x dx। यहाँ जो प्रॉपर्टी लगने वाली है वो है -a to a fx dx 0 होता है अगर आपका फंक्शन ओड है, और ये डबल हो जाता है 0 to a fx dx अगर आपका फंक्शन इवन है। 1 मार्क में 99.9% आपको ओड फंक्शन मिलेगा। ओड फंक्शन का क्या मतलब है कि यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -x रख दो। देखो ये फंक्शन है, यहाँ ध्यान देना, यहाँ अंडरलाइन करती हूँ। यहाँ देखो x की जगह रखा मैंने -x, कॉस क्यूब की जगह रखा -x। ध्यान देना, ये बनेगा -x की पावर 3
बहुत ध्यान से। और हमें ये पता है कि cos माइनस थीटा और cos थीटा बराबर होते हैं, तो ये बन जाएगा cos क्यूब एक्स। माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया x क्यूब cos क्यूब एक्स, और ये उसी फंक्शन का नेगेटिव हो गया, तो ये पूरा फंक्शन ओड है। और जब ये फंक्शन ओड है, लिमिट दोनों सेम है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो इसका आंसर डायरेक्ट 0 आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेट। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 1 2 रूट 3 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन होती है टेंजेंट इनवर्स x। लिमिट है 1 से रूट 3। पहले आप अपर लिमिट पुट करेंगे, टेंजेंट इनवर्स रूट 3 माइनस टेंजेंट इनवर्स 1। रूट 3 की वैल्यू होती है 60 पे, ये होती है पाई बाय 4 पे, 45 पे, तो पाई बाय 12 आ जाना चाहिए। एलसीएम ले लेना, आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो पाई बाय 12 आएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी बहुत ईजी है। द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी डिग्री बतानी है। डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की डिग्री। तो इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर की हो रही है, तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, 2 डिग्री, ऑर्डर 2 डिग्री 1, सॉरी ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है। और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जो डेरिवेटिव सबसे बड़ा होता है वो ऑर्डर होता है, उसकी जो पावर होती है। डबल डेरिवेटिव कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो डिग्री हमारी कितनी हो जाएगी, इसकी 1 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज बेटा क्वेश्चन नंबर 15, द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे इज दिस वन। आपको 2-3 बातें याद रखनी है। आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई माइनस के होता है। पहले मैं आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, ठीक है, और के क्रॉस आई जे होता है। ध्यान देना मेरी बात पर, आई के बाद जे आना चाहिए और जे के बाद के, तो ये ऑर्डर चलता है। अगर उल्टा है, यहाँ ध्यान दें, अगर जे क्रॉस आई है तो वो माइनस के होता है, यहाँ ध्यान दें। अगर के क्रॉस जे है, जे है ये जे, तो माइनस का आई होता है। और अगर आई क्रॉस के है तो माइनस का जे होता है। हर क्वेश्चन में यूज होने वाली प्रॉपर्टी मैं कोशिश कर रही हूँ साथ साथ आपको बताऊं। तो कम टू द सॉल्यूशन, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के डॉट आई क्रॉस जे। ध्यान देना, आई डॉट जे क्रॉस के, ढूंढ लो भाई यहाँ पर कहाँ है, जे और के सेम ऑर्डर में है तो ये आई बन जाएगा। आई क्रॉस के, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस ऑफ जे हो जाएगा। और के डॉट आई क्रॉस जे कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, आई डॉट आई सेम वेक्टर की सेम से डॉट प्रोडक्ट 1 होती है, माइनस जे डॉट प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जे डॉट जे भी 1 हो जाएगा और के डॉट के भी आपका 1 होता है। ठीक है, के डॉट के का मतलब होता है मॉड के और भाई मॉड के और अपना कॉस 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी 1, तो 1 से 1 कटकर हमारा आंसर 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, सेम वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 1 होती है, यूनिट वेक्टर की ए डॉट ए मॉड ए स्क्वेयर होता है। द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ 2 लाइन्स आर प्रोपोर्शनल टू दिस वन एंड दिस वन। भाई ये 2 लाइन्स हैं, एक का नाम L1 है, दूसरी का L2 है, इनके बीच का एंगल हमने फाइंड करना है, वो हमने मान लिया थीटा है। इसका डायरेक्शन कोसाइन यानी A1 4 है, B1 3 है, C1 2 है। इसके डायरेक्शन कोसाइन A2 1 है, B2 -2 है, C2 1 है। तो जो हमारा cos थीटा होता है वो A डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी होता है, डॉट में नहीं है, कंपोनेंट फॉर्म में है, तो ये होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाई A1 स्क्वेयर प्लस B1, मतलब ऊपर तो इनकी डॉट प्रोडक्ट, नीचे इसका मैग्नीट्यूड बाय इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये हो जाएगा A2 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर प्लस C2 स्क्वेयर। अब इसको सॉल्व कर दो, ये सारा आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। जब आप सॉल्व करोगे तो आपने कुछ भी नहीं बनाना, आपको वर्बली यहाँ लिखना A1 B1 C1 A2 B2 C2 और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। तो 4 × 1
आएगा प्लस 3 इंटू -2 आएगा प्लस 2 इंटू 1 आएगा डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर 3 स्क्वेयर 2 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर -2 स्क्वेयर 1 स्क्वेयर। क्लियर। 4 - 6 + 2 डिवाइडेड बाय 16 + 9। थोड़ा शॉर्ट करें, 16 + 9 + 4 और ये आ जाएगा 1 + 4 + 1। 4 और 2 6 में से 6 गए 0। नीचे चाहे कुछ भी आ जाओ, अब नीचे चाहे कुछ भी आ जाओ, ये हो गया 0। और cos थीटा 0 कितने पे होता है भाई 90 डिग्री पे। cos थीटा 0 कितने पे होता है 90 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री π/2, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। अ डाई इज थ्रोन वंस। एक बार डाई फेंकी जा रही, छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। 1 2 3 4 5 6। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। 3 से बड़े कितने नंबर हैं 4 5 और 6। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब ग्रेटर देन 3। 3 से बड़े कितने नंबर है 3। फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स 6। 1/2 आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो 9th क्लास का क्वेश्चन आ जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हमने निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देख के कई बच्चे घबरा जाएंगे, क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब कहोगे आपकी जी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी तो यहाँ दे नहीं रखी, मत देने तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। देखो जरा कैसे, डिवाइडेड बाय बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। समथिंग बाय 0 कितना होता है अनडिफाइंड, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा। हमें इंटरसेक्शन की जरूरत ही नहीं है। अब ये देखिए यहाँ इस क्वेश्चन पेपर में क्या किया गया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो ये जो 18 क्वेश्चंस थे ये आपके MCQ थे, ऑप्शंस वर गिवन। अब आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के सारे क्वेश्चन मिलने वाले। फाइनल में ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, मिक्सअप हो गए वहाँ पर सारे क्वेश्चन। इफ़ ए इज 1 2 3 देन द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन ए। देखो रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पर बनता है, तो ए से ए पर बनेगा। ठीक है, ए से ए पर बनेगा तो ए में कितने एलिमेंट्स है 3। इस ए में कितने एलिमेंट्स है 3, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे 3 3 जा 9। 3 3 जा 9 नहीं, एक बात आप ये समझें कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस ए के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सब ए से ए पर रिलेशन होंगे। अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे आपने ये बात समझनी है। यहाँ कराती हूँ मैं, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, ध्यान दो, नंबर ऑफ ए क्रॉस नंबर ऑफ ए, यानी कि ए क्रॉस ए में होंगे 9 एलिमेंट्स। इसमें 9 एलिमेंट्स होंगे तो इसके सबसेट्स कितने होंगे, इसके सबसेट्स होंगे 2⁻9 और 2⁻9 सबसेट्स होंगे तो रिलेशन भी हमारे पास 2⁻9 ही आएंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स -√2। उसी टाइप का क्वेश्चन ये आपके पास फिर आ गया है -√2। इसको आपने मान लिया कि ये कितना है आपका अल्फा है। ठीक है, -√2 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि कोसिकेंट की वैल्यू में, ठीक है, कोसिकेंट की वैल्यू में आता है ना 1/√2 साइन में आ जाता है, तो ये हो जाएगा कोसिकेंट अल्फा इज इक्वल टू -√2 और ये 45 पे होता है तो माइनस कोसिकेंट π/4। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमें देखनी प्रिंसिपल ब्रांच। कोसिकेंट की प्रिंसिपल ब्रांच मैंने आपको बताई थी जो साइन वाली होती है। साइन की जो ब्रांच होती है वो -90 to 90 होती है, तो इसकी भी यही रहेगी एक्सेप्ट कितना 0 को छोड़कर। तो इसका मतलब हम नेगेटिव एंगल ले सकते हैं, नेगेटिव एंगल ले सकते हैं तो इस माइनस को अंदर उठा के ले जाओ, माइनस को उठा के अंदर ले जाओ तो ये हो जाएगा कोसिकेंट ऑफ -π/4। ठीक है, और अल्फा हमारा आ जाएगा -π/4, तो प्रिंसिपल वैल्यू -45। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के क्वेश्चन में आप याद भी रख सकते हो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्योंकि -90 से 90 है तो एंगल नेगेटिव आएगा। अब कोसिकेंट की वैल्यू √2 होती है 45 पे, तो -√2 -45 पे होगी, तो डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है करवाने के लिए, ये हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी होती है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज ऑलवेज इक्वल टू π/2 होता है। ये बात आपने ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 मैट्रिक्स है ये आपका। 5x1 × 4 2 7 अगर 35 है तो x की वैल्यू निकाले। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, 5 को 4 से 20
प्लस एक ही एलिमेंट बनेगा, ध्यान देना है। ये जो है आपका 1/3 ऑर्डर का है और ये 3/1 का, तो जो प्रोडक्ट बनेगी वो 1/1 ऑर्डर की, यानी एक ही एलिमेंट आएगा। तो 5 4 जा 20 प्लस एक्स को 2 से करो प्लस 7, दिस इज इक्वल टू 35। तो ये हो गया 2x प्लस 27, मैट्रिक्स हटा दो, यहाँ भी मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स हटा दो, इज इक्वल टू 35। 35 माइनस 27 8 आ जाएगा और x की वैल्यू 8/2 यानी 4 आ जाएगी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। x है आपका a(t²), y है आपका 2at, dy/dx आपने निकालना है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। तो dx/dt 2 आगे, a t की वैल्यू 1 कम हो जाएगी, पावर dy/dt t की डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगी 2a। अगर हमें dy/dx निकालना है तो हम क्या करते हैं, dy/dt डिवाइडेड बाई dx/dt 2a/2at कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 1/t। क्लियर? अब ये यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट थी तो मैं इस क्वेश्चन को नहीं करा पाऊंगी, तो हम इसे रिजेक्टेड मान के चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कहा गया है द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू i क्रॉस i। अब यहाँ कुछ नहीं पता, i क्रॉस i का मतलब इंटीजर से इंटीजर पे कोई फंक्शन है, वो फंक्शन क्या है ये हमें नहीं पता, और हमसे ये पूछा गया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है इन 0 to 1, तो फंक्शन ही डिफाइन नहीं है, तो हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई विल कैंसिल दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इंटीग्रेट 2 2 3 3(x) dx। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a(x) dx की इंटीग्रेशन होती है a(x) डिवाइडेड बाय log a प्लस c। तो 3(x) dx की इंटीग्रेशन हो जाएगी 3(x) बाय log 3, c नहीं लगाएंगे क्योंकि डेफिनेट इंटेग्रल है 2 से 3 तक, तो ये आ जाएगा 2 2 3। अब एक बात का ध्यान रखना, log 3 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और लिमिट यहाँ पुट करो, 3(3) माइनस 3(2). 3 की पावर 3 होती है 27, 3 की पावर 2 होती है 9, 27 में से 9 गए तो अपना 18 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 18/log 3। चेक कर लेना भाई, ये 27 माइनस 9 18, ठीक है ना, शॉर्टकट लेना है, बार बार बोल रही हूँ, ध्यान से काम करना है। एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 2√x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1 इज, कुछ नहीं करना होता इस तरह के क्वेश्चन में, y की इंटीग्रेशन कर दो 0 से लेकर 1 तक। y का मतलब है 2√x dx की इंटीग्रेशन कर दो, 2 बाहर लिया, √x का मतलब x की पावर 1/2, तो इंटीग्रेशन हो जाएगी x की पावर 3/2 0 से 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया है मैंने, x की पावर n की इंटीग्रेशन होती है x की पावर n+1 बाय n+1 प्लस में c। क्लियर? तो ये जो 3/2 है ना, इसको भी बाहर ले आओ, इसको भी बाहर ले आओ, 2 ऑलरेडी है, 3/2 उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा 2/3, और ये हो गया x की पावर 3/2 0 to 1। इसको जब सॉल्व करते हो ये हो जाएगा 2 2 जा 4/3, यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 की पावर 3/2 माइनस 0। देखो 1 की पावर कितना कर लो, 1 आएगा, 0 की 0, तो ये 1 बचेगा, 1 को 4/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4/3। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं भाई, हम दिख रहा होगा ना आपको ये, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ये थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा सा अलग है। द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ (-2√x बाय √x माइनस y बाय √x dx बाय dy इज इक्वल टू 1। ये अपनी ना एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन की, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जैक्ट फॉर्म नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या करने जा रही हूँ कि इस dx बाय dy को राइट साइड ले जाऊंगी। बहुत ध्यान से देखना है इस क्वेश्चन को, ये मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा 1 मार्क के अकॉर्डिंग थोड़ा सा लेंथी है, तो ये इधर जाएगा, 1 है उधर, तो मल्टीप्लाई करके आप इसको रेसिप्रोकल टाइप में करोगे, तो रेसिप्रोकेट करोगे तो dy/dx हो गया। देखो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एग्जैक्ट, वो क्या होती है, dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। p और q x के फंक्शन होते हैं, p और q x के फंक्शन होते हैं, यानी dy/dx तो ये हो गया। अब हमें y की टर्म चाहिए, तो ये y की टर्म हो गई, तो इसको उठा के राइट में ले जाओ, e⁻⁻² बाय √x, और इसको उठा के मैं राइट में ले गई तो ये बन गया dy/dx प्लस y/√x। ये इस टाइप में मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ, मैं इसको a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू a, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो dy/dx ध्यान देना, प्लस मैं इसको लिख सकती हूँ 1/√x इंटू y,
y बाई रूट एक्स आ गया, इज इक्वल टू ई की पावर -2 रूट एक्स बाय रूट एक्स। समझ आ गया यहाँ तक? इसको जरा इससे कंपेयर करो तो देखो dy बाई डी एक्स दिख गया, प्लस पी वाई, पी मैंने बता दिया था फंक्शन ऑफ एक्स है, इज इक्वल टू क्यू क्यू भी, तो ये पूरा एक्स में है, ये पूरा। इस केस में जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है जिसे मैं शॉर्ट में लिखूंगी आई एफ, वो होता है ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। तो हमें सिर्फ ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के दिखाना है, तो वो बनेगा ई इंटीग्रेशन ऑफ पी, पी का मतलब y का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट है 1 बाय रूट एक्स डी एक्स। अब हमें केवल ये इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है, तो ये बनेगा ई की पावर x का अंडर रूट है, इसका मतलब पावर 1/2 है, ऊपर जाएगी -1/2 हो जाएगी। इसकी आप फिर इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगी x की पावर 1/2 बाय 1/2, सी नहीं लगाएंगे यहाँ पर हम, इज इक्वल टू 2 ऊपर चला जाएगा और ये जो पावर है हमारी 1/2 रह जाएगी, तो 2 ऊपर जाएगा तो ई की पावर 2 रूट एक्स, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा। तो ये क्वेश्चन मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा आपको अलग लगा होगा, डिफिकल्ट लगा होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ हर्ट, कुछ भी नहीं गिवन है, इसका मतलब ताश के पत्ते हैं, 52 पत्ते हैं, उनमें हर्ट का इक्का निकालना है, तो हर्ट का एक ही इक्का होता है, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52 जब हमें कुछ और गिवन नहीं है। तो ये 10 क्वेश्चन हमारे फिलअप टाइप के थे। आगे के 12 क्वेश्चन हमारे 1 वर्ड के आंसर हमें वहाँ पर देने होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 29, लेट आर बी द रिलेशन ग्रेटर देन, आर का मतलब है ग्रेटर देन, कहने का मतलब है कि अगर हम आर में ए और बी को ले रहे हैं तो ए सेट ए को बिलोंग कर रहा है, बी सेट बी को बिलोंग कर रहा है, ए बी से बड़ा है, ये है हमारा रिलेशन। ठीक है, फ्रॉम सेट ए का मतलब है 1 4 5, भाई ये ए है 1 4 5, ये बी है 1 2 4 5 6 7, राइट द एलिमेंट्स कोरस्पोंडिंग टू आर। ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखा है रूल मेथड में, और यहाँ अब मैं इसको टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर लिखने जा रही हूँ। तो ए के वो एलिमेंट लेने जो बी के एलिमेंट से ग्रेटर है, तो 1 को पकड़ो, किसी से भी ग्रेटर नहीं है, तो 1 का रिलेशन किसी से नहीं है। 4 का रिलेशन 1 से है, यानी क्योंकि 4 1 से बड़ा है, ए बी से बड़ा होना चाहिए, तो 4 1 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है, तो 4,1 आएगा, 4,2 आएगा, और किसी से बड़ा नहीं है। 5 का रिलेशन किस किस से है देख लो भाई, 5 1 से बड़ा है, 5 2 से बड़ा है, और 5 4 से बड़ा है। दैट्स ऑल। अब बन गया आर हमारा। एक और क्वेश्चन है रिलेशन में से, क्वेश्चन नंबर 30, इफ आर इज इक्वल टू एक्स वाई और x प्लस 2y 8 के इक्वल है, इज ए रिलेशन इन n, n का मतलब है नेचुरल से नेचुरल पर, देन द राइट द रेंज ऑफ r। अब ये जरा आपने ध्यान से देखना है कि यहाँ भी नेचुरल नंबर रखना है और यहाँ भी, तो ध्यान दें रेंज का मतलब देखो रिलेशन क्या होता है। अभी मैंने यहाँ ए बी लिखा था, यहाँ अब मैं लिखने ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है एक्स वाई, तो वाई की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो रेंज में आएंगी, वाई की जितनी भी वैल्यू आएंगी वो रेंज में आएंगी। रखना क्या है नेचुरल, तो ये इक्वेशन उठाओ और 2y इज इक्वल टू हो गया 8 माइनस एक्स। अब जब आप यहाँ x की जगह 1 रखोगे, ध्यान देना, तो जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी 8 माइनस 1 यानी कि 7, और y आएगा 7/2 जो कि नेचुरल नंबर नहीं है। क्लियर है? अब मैं इसके अंदर x की जगह पर रखती हूँ 2, ध्यान देना, तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2y इज इक्वल टू 6, तो y आएगा 3, ये नेचुरल है, तो एक तो रेंज में 3 आएगा। फिर आप जब यहाँ x की जगह 3 रखोगे तो नहीं आएगा, 5/2 आएगा। फिर 4 रखोगे, ध्यान देना मेरी बात पर, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, 2y क्या है 8 माइनस एक्स है, तो आप यहाँ 8 से नीचे नीचे की वैल्यू रख पाओगे, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ x की जगह 8 रखूंगी ये 0 बनेगा, y की वैल्यू 0/2 आएगी जो कि नेचुरल नहीं होती। मैं यहाँ 9 रखूंगी तो ये नेगेटिव आएगा, y की वैल्यू नेगेटिव भी नहीं होगी क्योंकि वो नेचुरल है। क्लियर है? तो मैं x की जगह 3 भी नहीं रख रही हूँ क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आएगा। अब मैं यहाँ x की जगह 4 रख रही हूँ, तो 2y इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। अब मैं यहाँ 5 नहीं रखूँगी क्योंकि 8 में से 5 गए 3, 3/2 फ्रैक्शन आएगा। अब मैं यहाँ 6 रख रही हूँ,
तो 2y आएगा 8 - 6, 2y 2 आएगा तो y की जगह 1, तो y की 3 वैल्यू आती हैं 1 2 3। तो रेंज का मतलब है रेंज में 3 एलिमेंट आएंगे केवल और केवल, और वो है 1 2 एंड 3। आगे चलते हैं भाई। अब हम क्वेश्चन नंबर 31, ये अभी रिपीट हुआ है पीछे, यहाँ देखो मैंने बताया था कि ये एक हमारा आ रहा था क्वेश्चन नंबर 21 कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या होता है 90। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये कितना होता है 90। लॉजिक को पकड़ो, अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो ये कितना होगा 90। भाई साइन इनवर्स 1/2 है प्लस कोस इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 होती है 30 पे, कोस की होती है 60 पे, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया 90। वही रिजल्ट यहाँ यूज कर रहा है। अगर साइन इनवर्स 1/3 प्लस कोस इनवर्स x π/2 है तो x कितना होगा। अगर मैं उस आइडेंटिटी, वैसे तो तरीका लंबा है लेकिन हम तो भैया 1 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, हम तो 1 नंबर का क्वेश्चन करें तो हम ज़्यादा टाइम और दिमाग खर्च नहीं करेंगे। ये प्रॉपर्टी होती है जब ये दोनों बराबर हो तो ही 90 होता है। अब ये 90 ऑलरेडी है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1/3। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई, तो x निकालो। मैंने यहाँ 4 के टुकड़े कर रही हूँ, 4 को मैं लिख रही हूँ 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। भाई 3x 3z होता, 4z होता तो 4z को मैंने 3z जमा z लिख देना था, तो इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए, 3 अलग कर दिया 1 अलग कर दिया, प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर है पाई। ये वैल्यू अभी अभी देखिए π/2 होती है, तो 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 इज इक्वल टू पाई। तो 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस π/2, यानी कितना हो गया भाई 180 में से 90 गया 90 आ गया π/2। ये 3 को उठा के नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2, तो पहले से था 3 और नीचे आ गया, ये बन गया π/6। अब मैं ऊपर कर रही हूँ इस क्वेश्चन को, साइन इनवर्स एक्स आ गया π/6, एक्स को यहाँ रखो, साइन इनवर्स उधर जाएगा साइन π/6, π/6 का मतलब 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। चलिए भाई आगे हम, कोई भी डाउट है बेटा कमेंट बॉक्स में लिखो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, और अगर लेक्चर समझ आ रहा है पसंद आ रहा है तो भी सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और कमेंट भी आपने जरूर करना है। फाइंड द माइनर ऑफ 6 इन। अब कहोगे यहाँ कुछ लिखा तो हुआ नहीं है, माइनर तो मैट्रिक्स में आता है, तो इन्होंने क्वेश्चन पेपर में मैट्रिक्स दिया ही नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से आपको बना दूंगी। मान लीजिए मैं ले लेती हूँ 3 6 -1 4, ये कोई मैट्रिक्स है, इसमें 6 का माइनर निकालना है, तो 6 ये है। माइनर का मतलब होता है कि जिस एलिमेंट का माइनर निकालना है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे चलता है ये कॉन्सेप्ट, वो रो और कॉलम को हटा दो। इसका मतलब है 1 1 1 2, तो 1 2 का माइनर है, तो वो रो और वो कॉलम हटाकर जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं, तो ये हमारा, तो ये -1 हमारा आ जाएगा। 6 का माइनर -1, तो वहाँ आपको ये देखना है कि जिस भी एलिमेंट का माइनर पूछे उसकी रो और कॉलम को हटा दो, बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उनका डिटर्मिनेंट। अगर ये 3/3 होता, चलो एक लगे आते क्वेश्चन और ले लेते हैं, अगर ये 3/3 होता 1 2 3 3 6 4 0 1 7, और इसमें पूछता कि 6 का माइनर, तो बेटा जी 6 को हाईलाइट कर लो, ये 6 है। कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, नहीं सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, तो इसको M22 कहेंगे। ये रो चली गई, ये कॉलम चला गया, बच गया 1 3 0 7। सॉल्व कर दो, 7 -0 यानी 7 आ जाएगा। इसमें साइन नहीं होता, लेकिन जब हम को फैक्टर की बात करते हैं तो वहाँ -1 की पावर 2 + 2 के साथ ये डिटर्मिनेंट आता है। तो दोनों बातें मैंने आपको यहाँ समझा दी हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34। dy/dx निकालना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई 1 है, डिफ्रेंशिएट कर दो। साइन स्क्वायर एक्स की क्या हो जाएगी 2 साइन एक्स, साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन फिर से करो cos x, प्लस 2 आगे कोस ऑफ वाई, कोस वाई की डिफ्रेंशिएशन करो माइनस साइन वाई, वाई की फिर करो dy/dx, और 1 की हो जाएगी 0। ठीक है, अब आपने ध्यान रखना है, ये बन गया 2 साइन एक्स कोस एक्स का मतलब साइन 2 थीटा होता है, प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कोस वाई का मतलब साइन 2 थीटा होता है, dy/dx इज इक्वल टू 0। इसको राइट में ले जाओ, साइन 2x इज इक्वल टू साइन 2y dy/dx, dy/dx हमने निकालना है तो इसको इसके नीचे ले आओ, साइन 2x बाय साइन 2y इज इक्वल टू dy/dx, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35 फिर से स्लोप का आ जाता है। स्लोप मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी कर्व आपको गिवन है और उसका आपने स्लोप निकालना है तो आपने उसकी डिफरेंशिएशन कर देनी है। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, तो ये कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 और 2 पे निकालना है, वो हम बाद में देखेंगे। हमें इसका स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने का मतलब है डिफरेंशिएशन करनी है, वो हो जाएगी 3x स्क्वेयर माइनस 1। ये स्लोप आ गया बेटा, आ गया स्लोप, लेकिन हमें 2 पे निकालना है तो इसमें x की जगह 2 और पुट कर दो तो स्लोप हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 1, 2 2 जा 4, 3 जा 12 माइनस 1 यानी 11। आप अगर आंसर शीट में आंसर ही लिख के आते तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 वर्बल है, पहले हमारे इसी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाती हूँ तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर की इंटीग्रेशन हमने की थी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, आप देख सकते हो। तो इसका डायरेक्ट ये फॉर्मूला हमारा बन जाता है टेंजेंट इनवर्स एक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। ये थोड़ा सा लेंथी, मैं कह सकती हूँ थोड़ा सा लेंथी होगा। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा है तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x एक पैराबोला होता है जो कि राइट हैंडेड होता है। एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y दूसरा पैराबोला होता है जो कि अपवर्डेड होता है, और इनके बीच का एरिया हो गया ये। ठीक है, ये हमारा कर्व है वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x, ये हमारा कर्व है एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, और ये हमने जो ब्लैक किया हुआ है मैंने, ये एरिया निकालना है। ये पॉइंट है 0। सबसे पहले तो आपको इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा। ये लंबा है भाई क्वेश्चन। वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x और एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y, इन दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब या तो इसमें से x की वैल्यू इसमें रखो या इसमें से y की वैल्यू इसमें रखो, आप कुछ भी कर सकते हो। सेकंड में से मैंने y की वैल्यू निकाली तो वो आ गई एक्स स्क्वेयर बाय 4। क्लियर, उसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। ठीक है, y की वैल्यू को मैं यहाँ रख रही हूँ तो ये बनेगा एक्स स्क्वेयर बाय 4 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। ध्यान देना है, ये बनेगा x की पावर 4 बाय 4 का स्क्वेयर होगा 16 इज इक्वल टू 4x। इसको उधर ले जाओ, x की पावर 4, ये 16 4 जा 64, x हमारा बन जाएगा। इधर ले आओ और x कॉमन ले लो तो ये बनेगा x क्यूब माइनस 64 इज इक्वल टू 0। तो या तो x 0 बनेगा या इसको 0 करोगे तो x क्यूब 64 बनेगा। तो x 0 बनेगा, 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो x 4 बनेगा। तो ये वैल्यू 0 बनेगी और ये 4, यानी हमें 0 से 4 के बीच का एरिया निकालना है। अब आप ध्यान देना, ये जो ब्लू पैराबोला है इसका एरिया ये सारा है। ठीक है, और इसमें से अगर मैं ये ब्लैक पैराबोला का एरिया माइनस कर दूं तो ये हमारा बीच वाला एरिया यहाँ पर आ जाएगा, यानी अपर कर्व में से लोअर कर्व हमने अब माइनस करना है। थोड़ा मैंने पहले ही बोल दिया था लेंथी है ये क्वेश्चन। तो जो इन दोनों से जो एरिया बाउंड होगा वो ये वाला होगा। ये वाला होगा का मतलब अपर कर्व की इंटीग्रेशन में से लोअर की इंटीग्रेशन माइनस करनी है। तो जो रिक्वायर्ड एरिया होगा वो 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 के बीच में हम इंटीग्रेशन करेंगे y ऑफ अपर कर्व u फॉर अपर माइनस y ऑफ लोअर कर्व। समझ गए भाई, u फॉर अपर कर्व यानी कि अपर पैराबोला और l फॉर हमारा हो जाता है लोअर कर्व। ठीक है, अब अपर कर्व कौन सा है ये भी ध्यान दो, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, यहाँ करवा रही हूँ मैं, ध्यान देना, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x। तो इसमें से जब आप अंडर रूट करोगे दोनों साइड तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2 रूट एक्स। हम केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में डील कर रहे हैं तो y की वैल्यू होगी 2 रूट एक्स। तो ध्यान देना भाई, 0 से 4 तक 2 रूट एक्स माइनस 0 से 4। अब नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू लो। नीचे वाला कर्व क्या है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4y। 4 को यहाँ से हटा के यहाँ ले आओ तो y की वैल्यू हो गई एक्स स्क्वेयर बटा 4 dx। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर रखी है तो ना तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत पड़ेगी, आप जल्दी से वर्बली निकाल के केवल अपर कर्व माइनस लोअर कर्व कर सकते हो। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। तो अब ये देखिए 2 रूट एक्स की जो इंटीग्रेशन है,
2 एज इट इज, रूट एक्स की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स की पावर 3/2 बाई 3/2 माइनस 1/4 तो ऐसे का ऐसा रह गया, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन हो गई x³/3, अपर लिमिट्स हमारी होगी 0 to 4। 0 रखने का तो कोई फायदा है नहीं, सीधे हम अपर लिमिट रख देते हैं और सॉल्व करते हैं। देखो इस 2/3 3/2 को उल्टा करके ले जाओ तो यहाँ हो जाएगा 2/3 गुणा होके हो जाएगा 4/3 और यहाँ x की जगह रख दो 4 की पावर 3/2, ठीक है। माइनस ये बन गया 1/12 और ये हो गया 4³ और लोअर लिमिट रखोगे तो सारा बन जाएगा 0, तो इतने में काम चला लेते हैं। 4 की पावर 3/2 अलग से फिर सॉल्व करके दिखा रही हूँ मैं यहाँ पर। 4 की पावर 3/2 का मतलब 8 होगा, 2 स्क्वायर की पावर 3/2 यानी कि 2³ यानी कि 8, तो ये बन जाएगा 4/3 इंटू 8 और ये बनेगा 4 जा 16, 4 जा 64/12। अब इसको जरा अब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 4 जा 32/3 और 4 3 12, 4 एकम 4, 4 6 24, इट विल बी 16/3, 32/3 माइनस 16/3 तो हमारा आंसर आ जाएगा 16/3। तो ये मैं कह सकती हूँ कि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 38, इवैल्यूएट 3a - 5b डॉट 2a + 7b। 3a - 5b डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल हम जो छोटी क्लासेज में प्रोडक्ट करते थे उनकी तरह चलती है। 3a को 2a से डॉट करेंगे तो 6a डॉट a प्लस 3 को इससे करेंगे तो 3 7 जा 21 a डॉट b, फिर इसको इससे करेंगे तो -10 b डॉट a और -35 b डॉट b। अभी लास्ट पीछे भी एक लेक्चर में आया, क्वेश्चन में आया था तो मैंने बताया था कि i डॉट i 1 होता है लेकिन a डॉट a होता है mod a स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स ऑफ mod a स्क्वेयर। अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि a डॉट b और b डॉट a इक्वल होते हैं, तो ये 21 माइनस 10 ये हो जाएगा 11 a डॉट b और ये डॉट है भाई ये -35 b डॉट b का मतलब mod b स्क्वेयर और ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे फिर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 वाज इनकम्प्लीट, तो यहाँ मैं अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट दे के आपको समझा देती हूँ। कोई लाइन के डायरेक्शन कोसाइन पूछे होंगे, लाइन दे नहीं रखी, मान लो मैंने लाइन ले ली i + 2j + 3k, तो इस तरह की कोई भी लाइन अगर आपको बेटा दे रखी है तो i j के जो कॉम्पोनेंट्स होते हैं वो डायरेक्शन रेशो को शो करते हैं, ठीक है, यानी कि 1 2 3 इसके डायरेक्शन रेशियो हैं। तो इस वेक्टर को ना आप कोई नाम दे लो, नाम की जरूरत नहीं है, वैसे तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, और इसका निकाल लो मॉडुलस। तो मॉडुलस क्या आएगा, i के कोफिशिएंट का स्क्वायर, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर, k के कोफिशिएंट के स्क्वायर का अंडर रूट, 1 + 4 + 9, 9 + 4 + 13 14। इसको ना डिवाइड कर दो √14 से तो यूनिट वेक्टर में बदल जाएगा ये, यानी कि वेक्टर a बाय मोड है तो ये बन जाएगा 1/√14i, 2/√14j और 3/√14k। और इस कंडीशन में जो i j k के कोफिशिएंट्स होंगे वो उस लाइन के क्या कहलाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई लाइन की इक्वेशन दे रखी है और आपको उसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं तो उस लाइन को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो और जो i j k के कोफिशिएंट्स आएंगे वो उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करेंगे। एंड नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट सेकंड ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। इफ a एंड b आर 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स सच दैट, इंडिपेंडेंट पहले इसी बात को पकड़ेंगे, सच दैट a की प्रोबेबिलिटी 0.3 है, b a यूनियन b की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, तो b की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब दो इवेंट इंडिपेंडेंट होते हैं तो a इंटरसेक्शन b कह लो या ए बी कह लो कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है ए की प्रोबेबिलिटी गुणा बी की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हमने मान लिया कि जो बी की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, एक्स है, ठीक है। तो ये क्या हो जाए, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पुट द वैल्यूज, a यूनियन b 0.8, a की प्रोबेबिलिटी 0.3, b की पता नहीं है, हमने x मान ली है, और ये क्योंकि इंडिपेंडेंट हैं तो ये इनकी प्रोडक्ट में बदल जाएगा। 0.3 को उठाकर इस तरफ ले आओ, इज इक्वल टू x माइनस ए की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.3, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी है x, इसमें से इसको माइनस करो 0.5, दोनों में से x कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.3, 1 में से 0.3 माइनस करना आता नहीं हो तो 10 में से 3 माइनस कर देना,
7 आ जाएगा, यानी 0.7 आ जाएगा। तो ये हो गया 0.5 इज इक्वल टू 0.7x। एक्स को यहीं रखो, 0.7 को नीचे ले आओ। डेसिमल में जब डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स होती है तो हम उनको कैंसिल कर देते हैं। 5/7 इज इक्वल टू एक्स। एक्स क्या था हमारा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी था। तो ये बेटा 40 MCQ थे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर के, जो मैंने यहाँ आपको सॉल्व कराए हैं। फिर भी किसी डाउट के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय लेक्चर्स, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।